और आज मैं हरिद्वार से देवप्रयाग, जो कि एक प्रमुख स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है, वहां पहुंचने वाला हूं। मेरे को 64 डेज हो गए कंप्लीट। 64 डे डेली पैदल आप चल रहे हैं? डेली चल रहा हूँ मैं। डेली कितने किलोमीटर आपकी यात्रा मेरा पर डे हो जाती है? ऐसे देखा जाए तो मेरे घर से केदारनाथ लगभग 1600 किलोमीटर ऐसा कुछ था, बट मैं टारगेट बैठा के 1500 किलोमीटर मैंने अपने बैनर पे लिखा है। बट पूरी यात्रा मेरी 1800 किलोमीटर पे जाएगी। क्योंकि मैं एक डांसर हूँ, मैं 7 साल से डांस कर रहा हूँ। मेरे डांस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। मैं 1-2 रियलिटी शो कर चुका हूँ और एक अभी आने ही वाला है लाइक 3-4 महीने में। द डांस आइकन आप देखना ज़रूर, प्लीज़ आप भी देखना। द डांस आइकन 9XM चैनल जो है जी सॉन्ग्स का जो आता है उस पर आएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, लगभग इसका वेट कितना होगा बैग में? 20 to 25 kg। 20 kg प्लस होगा ये? हाँ। इतना कैसे कर पाते हैं? इतना वजन है, 20 किलो। पैदल चल पाना धूप में भारी है, लेकिन आप 20 किलो वजन लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो कैसे हो पा रहा है ये? ऊपर वाले की श्रद्धा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो जब हरियाणा में एंटर हुआ था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी। तो मेरे को मुश्किल से एक ढाबा मिला जहाँ पे सोने की जगह नहीं थी, और वहाँ पे लाइक वो ड्रिंक वाले लोग वहाँ बहुत थे, वो सब चले गए थे। फिर बाद में मेरे को सेफ नहीं लगा, बट रात को जब मैं सोया मेरे को लिटरली 5:30 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई। मॉर्निंग के 5:30 बजे तक मैंने ट्राई किया 12 बजे सोने का, 5:30 तक नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे उसमें रात को 2 बार मुझे सांप दिखा है, अच्छा। 2 बार मुझे लिटरली स्नैक्स दिखे, एंड उसके बाद मतलब कंटिन्यू मच्छर खा रहा है मेरे को, क्योंकि मैं एक खेत के बीच में था। अच्छा, मतलब एक खेत के बीच में मुझे कंटिन्यू मच्छर खा रहे थे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। इस समय मैं हरिद्वार में हूँ, हर की पैड़ी के पास हूँ, और आज मैं हरिद्वार से देवप्रयाग, जो कि एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो आज हरिद्वार से देवप्रयाग का जो सफ़र है उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलेगी, और प्रमुख जो संगम स्थल है उसको देख पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हरिद्वार से देवप्रयाग के बीच में सफ़र में कितना समय लगता है और कहाँ से होते हुए हम देवप्रयाग पहुँचेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो चलते हैं। दोस्तों हरिद्वार की हर की पैड़ी से जो यात्रा शुरू हुई है वो 9:30 बजे सुबह शुरू हुई है, और अब हम रायवाला तक पहुंच चुके हैं। ये रायवाला का एक पुल है, इस पुल के नीचे से हम आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही सुंदर दृश्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हरिद्वार से देवप्रयाग का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्रकृति की बीचों बीच आप ये सफ़र आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ भी नज़र आएंगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से देख सकते हैं नीचे वाला जो रास्ता है ये देहरादून जाता है, पर हमें सीधे ये ओवर ब्रिज के ऊपर से चलना होगा। ओवर ब्रिज के ऊपर से आप आगे ऋषिकेश चलेंगे। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड में जो रास्ता गया है वो देहरादून गया है। तो ऋषिकेश शहर से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऋषिकेश शहर में आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। ये जो वीडियो है 14 अप्रैल की है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। राइट हैंड का जो रास्ता है वो सिटी की ओर जाता है, बट हम लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे, और योग नगरी जो ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन है वहाँ से होते हुए जाएंगे। दोस्तों कुछ ही देर में हम ऋषिकेश का जो नया रेलवे स्टेशन है, योग नगरी रेलवे स्टेशन, वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे ही इस पुल से आप बाहर निकलेंगे, जो सामने आपको दिख रहा है उससे लगभग 400 मीटर 500 मीटर आपको आगे चलना होगा, और लेफ्ट हैंड में ऋषिकेश का योग नगरी रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। तो कुछ ही देर में आप योग नगरी रेलवे स्टेशन को देखने वाले हैं, और उससे पहले सुंदर जो रास्ते हैं उनको देखें। और हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के अच्छे रेलवे स्टेशन में से एक है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं।
आपको डालना है योगनगरी रेलवे स्टेशन मुकेश हेल्प, वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लेंगे। और जैसे ही आप वहाँ से आगे चलेंगे तो गौरा देवी चौक मिलेगा, और उससे आगे चलने पर पेट्रोल पंप आता है। और यहाँ पर इंद्रमणि बड़ौने चौक करके एक और चौराहा आएगा। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ऋषिकेश की जो मेन मार्केट है उसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट आपको बद्रीनाथ हाईवे पर ले जाएगा, जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है। और ये चौराहा जैसे ही आप पार करेंगे, फिर आगे का जो रोड है वो काफ़ी सुनसान रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है अगर वीकेंड के दिन ना हो तो। और 4 धाम यात्रा होगी तब तो ऋषिकेश के लगभग सभी रोड पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर जाते हैं और गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। दोस्तों, जैसे ही इंद्रमणि बड़ौनी चौक से हम 2 से 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तो ये एक तिराहा आएगा, बहुत ही खास है। लेफ्ट हैंड अगर आप जाएंगे तो न्यू टिहरी, गंगोत्री, उत्तरकाशी और चंबा के लिए चले जाएंगे। अगर आपको देवप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाना है तो यहाँ से राइट हैंड आपको मुड़ना होगा। अगर ऋषिकेश सिटी में भी जाना है तो भी आपको राइट हैंड मुड़ना होगा। तो अभी हमें देवप्रयाग जाना है तो हम राइट हैंड मुड़ चुके हैं। और इस रास्ते से अगर जाएंगे तो आगे भी एक तिराहा पड़ेगा, उसमें 2 ऑप्शन है। अगर ऋषिकेश सिटीज तक जाना है तो आप यहाँ से राइट हो जाएं, और बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाना है, देवप्रयाग जाना है तो लेफ्ट मुड़ जाएं, जैसे मैं मुड़ चुका हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं। अगर वहाँ से आप राइट मुड़ते हैं तो ऋषिकेश में राम झूला की तरफ जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा। तो ये बाईपास रास्ता है जो कि आगे लक्ष्मण झूला के आसपास निकलता है। आप देख सकते हैं इन रास्तों को, और जगह जगह पर यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, डिस्प्ले किया है कि कौन सी डिस्टेंस कितनी किलोमीटर है। अब जो कह सकते हैं कि ऋषिकेश के जो सुंदर पहाड़ हैं वो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार से हम 9:30 बजे के आसपास निकले थे और अभी हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है। और हरिद्वार से ऋषिकेश तक लगभग 1 घंटा हमें लगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये जो वीडियो है 14 अप्रैल की है, बैसाखी का दिन था, छुट्टी के दिन थे, और इसी वजह से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के लिए निकले थे। तो रास्ते में 1 घंटे का समय लग गया है। और मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ से लक्ष्मण झूला नज़र आ रहा होगा। हालांकि लक्ष्मण झूला यहाँ से काफ़ी दूर है। तो देखते हैं आगे कितना समय हमें लगता है देवप्रयाग तक पहुँचने में। तो चलते हैं आगे, और रास्ते की जो भी जानकारी है, कहाँ से होते हुए हमें देवप्रयाग पहुँचना होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे तो ऋषिकेश का एक और प्रसिद्ध जो फेमस जगह है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ से उसका रास्ता है, जगह का नाम है नीर झरना। यहाँ से लेफ्ट होते हुए आप नीर झरना जा सकते हैं। ये रास्ता जो लेफ्ट में जा रहा है ऊपर को, यही है नीर झरने का रास्ता। और अब चलते हैं आगे। रास्ता बहुत ही सुंदर है। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का जो मार्ग है वो दिख जाएगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो राइट हैंड में एक नीचे की तरफ रास्ता जाता है, ये देख सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, लेकिन जो कार जा रही है राइट हैंड में वो रास्ता है नीलकंठ महादेव मंदिर। लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है, बट हमें आगे चलना है। दोस्तों, आज जब मैंने हरिद्वार से देवप्रयाग की यात्रा शुरू की, तो जैसे ही मैंने ऋषिकेश क्रॉस किया और नीलकंठ जो मार्ग है उससे जब आगे बढ़े तो एक भाई साहब मुझे मिले। ये देख सकते हैं। अभी भाई साहब के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले भाई साहब को देखकर मैं क्यों रुक गया और भाई साहब से बातें क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो जब भाई साहब मुझे मिले तो इनके शोल्डर पे बहुत बड़ा बैग था,
और ये पैदल यात्रा कर रहे थे और केदारनाथ धाम के लिए इनका जो सफ़र है वो आगे चल रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना इनसे बात की जाए और इनके बारे में जाना जाए कि इन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की और ये जो यात्रा है इसके पीछे कोई मैसेज है या कोई जन संदेश है, ये इनसे बात करके ही पता लगेगा। तो इनका भी परिचय जानेंगे और इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है प्रिंस पंचारिया, मैं हूँ बालोतरा से और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, डांसर हूँ, परफॉर्मर हूँ और अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ। प्रॉपर मैं बालोतरा से हूँ बट मेरा काम जो सारा है बिज़नेस वो अहमदाबाद में है। अच्छा, हाँ जी। तो जो ये राजस्थान से आपने केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू की है, इसके पीछे क्या रीज़न है या इसका कुछ संदेश है? मेन रीज़न ये है, मेन मैसेज ये है मेरा, ख़ास कर कि गवर्नमेंट को है और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा तौर पे राजस्थान की गवर्नमेंट के ऊपर है। बिकॉज राजस्थान में आपको पता है कि सबको पता है कि पानी की बहुत कमी है और वहाँ पे गाय हर एक सेकंड में एक गाय मरती है। वहाँ पे हर एक सेकंड में एक गाय मरती है राजस्थान में। और आप राजस्थान की किसी भी रोड से निकलोगे, लाइक जो अगर रेगिस्तान है, किसी भी रोड से निकलोगे वहाँ पर आपको हर एक कोने पे गाय मरी हुई दिखेगी और या फिर एक्सीडेंट हुआ हुआ दिखेगा या वो भूख प्यास से मरी हुई दिखेगी। मतलब इस वजह से कि गाय को गौ माता जो है, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए ताकि जितनी भी राजस्थान में गाय है वो सारी सड़कों से उठ के गौशाला में आ जाए। इसीलिए तो मेरा देख मैसेज सकते हैं इनका मैसेज कितना अच्छा है और इसके पीछे जो गवर्नमेंट जो सरकार है उसको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो गौ माता है उसको कैसे बचाना है, उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो आपने सफ़र जो है कब शुरू किया था, पैदल आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी? जी ज़रूर, मेरा सफ़र हुआ था 9 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ था, 9 फरवरी को मैं निकला था और आज करीबन 15 अप्रैल हो चुका है। 15 अप्रैल राइट? जी जी हाँ, 15 अप्रैल हो चुका है। 14 अप्रैल। 14? जी हाँ, आई थिंक 15 सर। 14 अप्रैल। ओके, हाँ सॉरी, 14 आज अप्रैल। बैसाखी का दिन है अच्छा, और हाँ, बहुत बड़ा स्नान है और देखा भी होगा ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा लोग आए थे। सॉरी, 14 अप्रैल और आज मेरे को 64 डेज़ हो गए कंप्लीट। 64 डे डेली पैदल आप चल रहे हैं? डेली चल रहा हूँ मैं, डेली। कितने किलोमीटर आपकी यात्रा मेरा पर डे हो जाती है? ऐसे देखा जाए तो मेरे घर से केदारनाथ लगभग 1600 किलोमीटर ऐसा कुछ था, बट मैं टारगेट बैठा के 1500 किलोमीटर मैंने अपने बैनर पे लिखा है, बट पूरी यात्रा मेरी 1800 किलोमीटर पे जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान से जब ये निकले थे इन्होंने सारा कैलकुलेट किया था कि राजस्थान से केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो लगभग 1500 या 1600 किलोमीटर होने वाली है। फिर भी इस सफ़र में भाई साहब आगे निकले हुए हैं और अकेले निकले हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि इनका जो मैसेज है और इसके साथ साथ एक जो हौसला चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 किलोमीटर पैदल चलने में इतनी दिक्कत होती है और ये तो 1500-1600 किलोमीटर यात्रा पैदल करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर नेवर गिव अप लिखा रखा है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन आपने यहाँ पर ही क्यों लिखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसको? देखो, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि मैं एक डांसर हूँ। मैं 7 साल से डांस कर रहा हूँ। मैं डांस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। मैं 1-2 रियलिटी शो कर चुका हूँ और एक अभी आने ही वाला है लाइक 3-4 महीने में। द डांस आइकन आप देखना ज़रूर, प्लीज़ आप भी देखना। द डांस आइकन 9XM चैनल जो है सॉन्ग्स का जो आता है उस पर आएगा। तो मैं डांसर हूँ, तो मैं डांसर हूँ इसलिए मैंने ये सोचा कि हम जब भी डांस करते हैं तो एक चीज़ माइंड में रहती है कि यार ये चीज़ कभी छोड़नी नहीं है। डांसर पर कुछ चीज़ अंदर से पकड़ता है ना, तो कि यार ये नहीं छोड़नी। तो इसके लिए एक मैसेज होता है नेवर गिव अप। अगर मैं और कहीं टैटू करवाता तो मेरे को मिरर में नहीं दिखता। जी बिल्कुल, ये मेरे को प्रॉपर मिरर में दिखेगा। जब भी हम खड़े होंगे अपने फेस को देखेंगे तो पहले ये दिखेगा, मिरर दिखेगा। जी बिल्कुल। तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई होंगी, बहुत सारी, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। 64 डेज आपके हो चुके हैं अभी तक। आगे मेरे ख्याल से अभी लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग सकता है। कितना समय आगे लगेगा, क्या प्लान है आपका? 1 महीना लगभग मेरे को लग जाएगा फिलहाल। 1 महीना और लग जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं 6 मई से पहले पहुंच जाऊँ, कि कपाट खुलेंगे आपको पता है। अच्छा, केदारनाथ के। अच्छा, ये पहुंचने का टारगेट है आपका? जी, केदारनाथ 6 मई से पहले हम केदारनाथ धाम पहुंच जाएं। ज़रूर। तो रास्ते में क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक तो आपको दिख रही है अंदर कैमरा। भाई साहब उच्च पोजीशन में आ चुके हैं जैसे यात्रा करते हैं, आप देख सकते हैं। जरा भाई साहब पीछे घूमिए। श्योर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं लगभग इसका वेट कितना होगा बैग में? 20 to 25 kg। 20 kg प्लस होगा ये। हाँ, इतना
कैसे कर पाते हैं? इतना वजन है, 20 किलो। पैदल चल पाना धूप में भारी है, लेकिन आप 20 किलो वजन लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो कैसे हो पा रहा है ये? ऊपर वाले की श्रद्धा, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। हिम्मत मेरे को वही देता है। इससे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप अगर चलोगे श्रद्धा लेके तो हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हिम्मत कहाँ से आ रही है, कहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। तो वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में इसका कुछ नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग भी लगा हुआ है, हमारा भारतीय फ्लैग यहाँ पर लहरा रहा है, और ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। और उसके साथ साथ भाई साहब को कई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम फेस की है आपने? कई रास्ते में कई बार रुकने को लेकर भी हुआ होगा, कहीं पर स्टे किया होगा रात में या दिन में? राइट, तो मेरे को जब हरियाणा में एंटर हुआ था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी। तो मेरे को मुश्किल से एक ढाबा मिला जहाँ पे सोने की जगह नहीं थी, और वहाँ पे लाइक वो ड्रिंक वाले लोग वहाँ बहुत थे, वो सब चले गए थे। फिर बाद में मेरे को सेफली लगा, बट रात को जब मैं सोया मेरे को लिटरली 5:30 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई। मॉर्निंग के 5:30 बजे तक मैंने ट्राई किया 12 बजे सोने का, 5:30 तक नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे उसमें रात को 2 बार मुझे सांप दिखा है, 2 बार मुझे लिटरली स्नैक्स दिखे, एंड उसके बाद मतलब कंटिन्यू मच्छर खा रहा है मेरे को, क्योंकि मैं एक खेत के बीच में था। अच्छा, मतलब एक खेत के बीच में मुझे कंटिन्यू मच्छर खा रहे थे। तो जैसे कि जब सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में भोजन भी करना होता है, प्यास भी लगती है, पानी भी चाहिए, रात में कई बार पानी के लिए मुझे दिक्कत हुई थी राजस्थान के अंदर, कि मैं जब चल रहा था वो थोड़ा एरिया ऐसा था कि थोड़ा सुनसान एरिया था, ना पीछे 7 किलोमीटर इधर कोई है ना इधर कोई है। मैं उस टाइम झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने मैप देखा था, तो मैप में ही मुझे वो नहीं दिख रहा था, क्या बोलते हैं अपन, कोई ढाबा नहीं दिख रहा था, कोई शॉप नहीं दिख रही थी। तो मैप के अंदर मैं देख रहा था, मुझे कुछ नहीं मिला। तो फाइनली मैं 4-5 कार को रोक के बोल रहा हूँ कि मुझे पानी चाहिए, किसी ने रोकी नहीं है। फाइनली ट्रक वाले ने रोकी, जो पंजाबी था, उसने मेरे को पानी पिलाया। अच्छा, सीरियसली मैं अपने पानी भूल गया था। पानी को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ, बहुत बड़ा इशू, फिर किसी ने आपकी हेल्प करी। राइट। हाँ, तो दोस्तों इस तरह के जो भी लोग आपको मिले, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों की मदद करनी है। प्लीज़ जितना आप लोगों से हो सके आप इनकी मदद बिल्कुल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। और जानना चाहेंगे कि रास्ते में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भोजन करते हैं। राइट सर। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी ढाबे में जाते हैं, वो आपको फ्री में निःशुल्क ऐसा भोजन कराते हैं। ऐसा हुआ है आपके 3 साथ? से 4 बार मेरे साथ हुआ है कि वो मुझसे पैसे नहीं ले रहे हैं ढाबे वाले। जी। क्योंकि एक तो जान पहचान हो जाती है, दूसरा इंस्टाग्राम से लोग मेरे को देख रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे को देख रहे हैं। और सेकंड थिंग कि अगर कोई बूढ़े लोग होते हैं ढाबे वाले, तो मेरे से पैसे नहीं लेते। ऊपर झंडा देख के और केदारनाथ की पैदल यात्रा, तो मेरे से पैसे नहीं लिए कुछ लोगों ने, बाकी कहीं कहीं पैसे लिए थे मेरे से। अच्छा, लोग हेल्प भी करते हैं, कुछ आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं? आर्थिक रूप से ऐसा है कि मैंने लोगों से हेल्प ली नहीं अभी तक। मेरे को बहुत बार ऐसा बोला गया कि ये पैसे लो, 100, 500, 1000 रुपये आप वहाँ चढ़ा देना, लेकिन मैंने पैसे लिए नहीं। उस नाम से मैंने ये बोल दिया कि आप 1 रुपये का सिक्का दे दो या 11 रुपये दे दो, मैं वहाँ पर चढ़ा दूंगा श्योर। और एक बात और बोलना चाहूँगा, वो रुपये मैंने चढ़ाने के लिए लिए ही नहीं। मुझे बीच में जैसे भी गरीब दिखता है कोई हाथ मांगने वाला, मैं उनको सिक्का दे देता हूँ। ये और भगवान को क्या चाहिए यार, पैसा भगवान को चाहिए, प्यार पैसा तो भगवान तो खुद देते हैं हम सब लोगों को, तो मैं वो उन लोगों को दे देता हूँ। चलो, तो दोस्तों देख सकते हैं, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है भाई साहब से मिलकर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इनको मैंने देखा और मेरी बाइक लगभग 600-700 मीटर आगे निकल चुकी थी, पर मैं लगातार इनके बारे में सोच रहा था। फिर मैंने वापस रोका और मैंने कहा इनसे बातें करेंगे और उसके बाद हम देवप्रयाग की यात्रा शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब। तो दोपहर में भी अभी जैसे कि 11:30 का समय है, तो अभी भी चलेंगे आप? हाँ जी, अभी भी चलूँगा। फिर कब कितने टाइम स्टे करेंगे? लास्ट 5 o'clock तक। फिर उसके बाद जंगल है, आपको पता है थोड़ा जानवर वाला सीन है यहाँ पे। अच्छा, पहाड़ी तो दोपहर में लगातार चलते रहते हैं? दोपहर में चलूँगा मैं। दोपहर में कुछ देर आराम नहीं करते हैं? नहीं सर, नहीं, कहीं नहीं किया मैंने आराम, दोपहर में चलते रहता हूँ मैं। और भाई साहब का ये भी एक कि इनकी जो यात्रा है, ये कभी एक भी कदम बैक नहीं होते हैं। इनकी जो यात्रा है वो कंटिन्यू आगे की ओर ही होती है। जब मैंने इनसे कहा कि अभी यहाँ पर धूप है, थोड़ा सा पीछे चलें, वहाँ पर छाया है, तो इन्होंने कहा हम वापस नहीं हो सकते, हम आगे चलेंगे और जहाँ पर हमें छाँव दिखेगी, पेड़ दिखेगा, वहाँ पर रुक के हम आपसे बातें करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं पैदल यात्रा के। जब मैं घर से निकला था तो मुझे 3 से 4 रूल बताया, जो मैंने कभी फॉलो करने का सोचा ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाल कहीं के भी नहीं कटाने आपको, किसी भी बॉडी एंगल में कहीं पे भी आपको बॉडी पार्ट्स का बाल नहीं कटने हैं, काटने नहीं है कैंची से, अपने आप गिर जाए वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो तो। सेकंड थिंग, आपको रात को नीचे ही सोना है और नीचे ही खाना है।
अच्छा, अभी अच्छा। मैं अगर मॉर्निंग में खाना खाऊं तो मैं आराम से खा सकता हूं ऊपर बैठ के पलंग पे कैसे भी। रात को अगर मुझे रात का खाना खाना अंधेरा होने के बाद तो मुझे नीचे बैठ के खाना है, और सोना भी है तो नीचे ही सोना है, ज़मीन पे। अच्छा, मैंने जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो तो आपसे किया नहीं, हाँ, आपकी ज़रूर। एज कितनी है? सर मेरी एज है 21। 21 एज है, राइट सर। 21 साल के। 21 साल का हूँ। 7 साल से आप डांस में भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप एज ए कोरियोग्राफर भी आपने बहुत सारे राइट। बच्चों को सिखाया होगा। श्योर, मैंने अभी तक 200 वेडिंग्स कोरियोग्राफी कर रखी है। अच्छा, वेडिंग कोरियोग्राफी कर रखी है 200। राइट सर। तो कोई इंस्टीट्यूट भी है या? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट है। एक डांस क्लास मेरी अहमदाबाद में है, 2 बालोतरा में है, द यूनिक डांस स्टूडियो करके। तो अब इस समय जब आप सब कुछ छोड़ के यात्रा में निकले हैं तो कौन देखेगा वो बच्चों को? खुद के मुंह से क्या तारीफ करूं, मेरे साथ असिस्टेंट है सर, पीछे काम कर रहे हैं वो। थोड़ा सा लॉस होता है बट देखा जाएगा कि ये जो चीज़ है वो अभी होगी इस एज में, बाद में अगर मैं सोचता तो मेरे से नहीं हो पाती सर। अच्छा, एक बार बैक फिर से आप घूम sure, जाइए। sir, तो sure। दोस्तों देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बलोत्रा राजस्थान टू केदारनाथ पैदल यात्रा, और ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है, देख सकते हैं पंचारिया। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इनकी यात्रा है, और मुझे सच में इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सब मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, देखो इंसान को खिलाने वाला इंसान मिल जाएगा, कहीं पे भी अगर कोई भूखा है तो इंसान दे देगा। जानवरों को कोई नहीं देता क्योंकि वो बोल नहीं पाते, कब भूखे हैं कब प्यासे बता नहीं पाते। तो जितना हो सकता है आप जानवरों की हेल्प करो, क्योंकि अगर वो इस धरती पे है तो ही हम हैं, बिल्कुल वरना सही। हम भी नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा। ठीक है, Thank you, बहुत thank अच्छा you। लगा आपसे Thank you, भैया। ठीक है, थैंक यू। ओके। दोस्तों अब जो है हमारा सफ़र आगे बढ़ चुका है, और अभी कह सकते हैं कि लगभग हम 40 किलोमीटर ही हरिद्वार से चले हैं, और पहाड़ों के जो सुंदर दृश्य हैं ये आपका मन मोह लेंगे, और सफ़र में बस ऐसा लगेगा कि आगे चलते जाएं। पर पहाड़ों के रास्ते ऐसे होते हैं कि पूरा सावधानी से आराम से चले, जल्दबाजी कहीं भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी को रोक के, अगर आप बाइक से हैं, कार से हैं, तो सुंदर पहाड़ों के जो पिक्स हैं ले सकते हैं, और उसके बाद आराम से आगे बढ़ें। और अब मैं पहुंच चुका हूं शिवपुरी में। शिवपुरी को आप देख सकते हैं, बहुत ही फेमस ऋषिकेश का एक स्थान है। यहाँ पर राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा लोग करने के लिए आते हैं, आप देख भी रहे होंगे। और शिवपुरी से हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा एक मेन कह सकते हैं स्थान आएगा, वो ब्यासी के नाम पर एक बहुत ही फेमस प्लेस है। तो मैं आपको उन फेमस प्लेसों के बारे में ही बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में तो बहुत सारे स्थान मिलते हैं। तो हरिद्वार से जब निकलेंगे तो रायवाला आएगा, उसके बाद ऋषिकेश आ गया, ऋषिकेश के बाद शिवपुरी आ गया, उसके बाद ब्यासी आएगा, और उसके आगे और जब चलेंगे तो कौडिया वाला करके एक बहुत ही फेमस जगह है आप, और उससे आगे निकलेंगे तो देवप्रयाग आएगा। तो अभी मैंने आगे की बातें कर ली है, लेकिन अभी रास्ते से होते हुए हम चलेंगे। अभी हम ब्यासी भी नहीं पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं इन दृश्यों को। और कुछ ही देर में हम ब्यासी, जो एक बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे का काम भी चल रहा है, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसका काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इन दृश्यों को। अभी हम और आगे जब चलते हैं, लगभग ब्यासी से बात करें 20 किलोमीटर अब आप चलेंगे तब कौडिया वाला आता है। रास्ता जो है हरिद्वार से बात करें तो अभी तक बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है, और कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, और रोड भी अच्छी खासी बन चुकी है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ों में जो ड्राइव करना है पूरी तरह से केयरफुल होके करना है, और आराम से चले, तभी आप सफ़र का सही से मज़ा उठा सकते हैं। और बगल में आपकी गंगा जी की धारा तो है ही, बगल में गंगा जी की धारा आपके बिल्कुल साथ साथ आगे चलती रहती है। तो दोस्तों लगभग हरिद्वार से चले हुए हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं, और देवप्रयाग अभी भी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, और जो जिस बाइक से हम आए हैं उसको भी रेस्ट देते हैं।
क्योंकि पहाड़ों का सफ़र है और बाइक ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती है। तो ऐसे में कोशिश करें 20-25 किलोमीटर में एक बार ब्रेक ज़रूर लें, और जब आप ब्रेक लेंगे तो आप भी एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, अपना पानी पिएं और आराम से फिर उसके बाद आगे चलें। क्योंकि पहाड़ी जो रास्ता है उसमें ब्रेक लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाइक से हैं तो 25-30 किलोमीटर के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हरिद्वार से देवप्रयाग तक पहुँचने में बाइक से अगर हैं और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता है तो 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं और पानी पी लेते हैं। झरने के पानी का तो अलग ही मज़ा है। ये देखियो पूरा मिनरल वाटर है। वही तो मैं टेस्ट लिया ना थोड़ा सा पी के। मीठा पानी है। हाँ, कहाँ से आ रहा भी है पानी है? अरे ऊपर पहाड़ों से भी। तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ दोस्तों, एक बार फिर से ब्रेक लेकर और थोड़ा सा रिफ्रेश होकर मेरा जो सफ़र है वो आगे बढ़ चुका है। और हरिद्वार से जो देवप्रयाग का सफ़र है कोई ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा है। और बहुत ही सुंदर रास्ता आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आएंगे और नीचे गंगा जी की धारा नज़र आएगी। और अपने कैमरे में इन जो व्यू है इनको कैप्चर ज़रूर करें। और जब उससे आगे चलेंगे तो 3 धारा करके एक गांव आता है, और 3 धारा गांव में हम पहुंच चुके हैं। ऑन रोड ही 3 धारा है, यहाँ पर जल की 3 धारा है, तो इस गांव को 3 धारा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि एक नाम और भी है। और 3 धारा को आप देखें, और यहाँ से बात करें तो लगभग देवप्रयाग जो है वो 15 किलोमीटर हमें और आगे चलना होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हरिद्वार से देवप्रयाग जो है मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो बहुत सारी जानकारी हमने पहले इकट्ठा की ताकि हमारा जो सफ़र है वो आसानी से हो जाए और आप लोगों को भी प्रॉपर जानकारी मिल जाए। और यहाँ से अब हम फिर चलते हैं देवप्रयाग के लिए आगे। आपने रास्ता सही से देख लिया होगा। रास्ता आपको कहीं भी ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो या कहीं पर कच्चा हो, पत्थर हो रास्ते में, या कोई ऐसी जगह लैंडस्लाइड देखने को मिली हो। कुल मिलाकर अभी तक का जो सफ़र रहा है वो सही रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, और आप सभी को ऐसे ही जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में देवप्रयाग हम पहुंचते हैं। और ये जो आप स्पीड देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझे कि इस समय ये मेरी बाइक की इतनी ज़्यादा स्पीड है। स्पीड नॉर्मल थी, ये मैंने वीडियो को फास्ट किया है। तो क्योंकि इतना स्पीड में तो चल पाना ही मुश्किल है, ये वीडियो लगभग डबल से भी ज़्यादा स्पीड में आप देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों, देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं हम लोग। अभी लगभग 10 किलोमीटर हमें और चलना होगा। और उससे पहले एक ये मंदिर हमें दिखा, तो भगवान शिव का ये मंदिर है। तो यहाँ पर चलते हैं, दर्शन भी करेंगे, आप सभी को दर्शन कराएंगे। एक बहुत बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा हमें यहाँ से जब मैं निकल रहा था तो हमें दिखी, तो सोचा क्यों ना यहाँ पर दर्शन किए जाए और इस मंदिर के बारे में भी जाना जाए। तो मंदिर का नाम है शिव शक्ति स्थल है ये, वहाँ बोर्ड में यही लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिससे मंदिर के बारे में पूछा जा सके। तो चलते हैं, ज़रा मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद देवप्रयाग हम पहुँचेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप मंदिर देख सकते हैं।
भगवान शिव की एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा नज़र आ रही होगी। दोस्तों, जब आप देवप्रयाग जाएंगे तो इसी रास्ते से होकर निकलेंगे, तो जैसे ही भगवान शिव की ये मंदिर नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि आप देवप्रयाग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने के बाद जो हमारी यात्रा है एक बार फिर से शुरू होती है। और अब ज़्यादा दूर नहीं दिख रही है मंजिल, क्योंकि मैंने कई जगह बोर्ड लगे हुए देखे थे जिसमें लिखा था 10 किलोमीटर। तो अब बिल्कुल कह सकते हैं कि देवप्रयाग के करीब पहुंच चुके हैं। और ये पेट्रोल पंप भी जो आपने देखा है ये बिल्कुल देवप्रयाग का ही है। और देवप्रयाग कह सकते हैं कि हम एंट्री कर चुके हैं। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे देवप्रयाग में तो लेफ्ट हैंड में आपको कुछ पेट्रोल पंप दिखेंगे, जहां से अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो पेट्रोल फिलिंग करा सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये देवप्रयाग है, बगल में ही गंगा जी की धारा है। और हमें दर्शन करने के लिए या संगम स्थल देखने के लिए हमें और आगे जाना होगा। और संगम स्थल देखने के लिए काफ़ी दूर से घूम के आना होता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। और ये जो वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि हरिद्वार से देवप्रयाग कैसे पहुँचे, रास्ते में कौन कौन सी जगह आपको मिलेंगी और रोड कैसा है, रास्ता कैसा है, ये सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। और थोड़ा सा वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं संगम स्थल के बिल्कुल पास आप सभी को ले चलूँगा और अलकनंदा और भागीरथी जो पवित्र नदियाँ हैं उनके संगम स्थल को दिखाऊँगा। तो दोस्तों, फाइनली हम देवप्रयाग तक पहुंच चुके हैं। और हरिद्वार से हमने देवप्रयाग का जो सफ़र शुरू किया था उसके पीछे जो हमारी मंशा थी कह सकते हैं, या जो सबसे बड़ा कारण था वो ये सामने है। क्योंकि हमें अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल देखना था और वो यहाँ से नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि हरिद्वार से जिस वजह से हमने यात्रा शुरू की थी मंजिल हमारे करीब है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसी स्थान पर दोनों नदियों का जो कह सकते हैं मिलन होता है। और उसके बाद की जो धारा है उसको गंगा का उद्गम स्थल रिकॉर्डेड माना जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग गंगोत्री या गौमुख से निकलने वाली धारा को गंगा कहते हैं, लेकिन अगर ऑन रिकॉर्डेड बात करें या ऑफिशियली बात किए जाए तो इसी स्थान के आगे जो धारा है इसको गंगा नाम दिया गया है। तो बहुत ही मुख्य स्थान है। और देवप्रयाग इसी संगम स्थल की वजह से पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। अभी हम वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं तो वहाँ से भी दर्शन कराएंगे। और उसके साथ साथ जो संगम स्थल है उसको पास से देखेंगे। जब पास से आप सभी देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलते हैं नीचे और अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो संगम स्थल है उसको देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है जिसमें आप संगम स्थल को पास से देखेंगे। और इस संगम स्थल का महत्व क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और आगे की जो धारा है उसको क्या नाम दिया गया है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, अगर आप संगम स्थल पर बिल्कुल नीचे जाना चाहेंगे जहाँ पर ये लोग हैं तो आपको अभी भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 4 या 5 किलोमीटर के आसपास सफ़र करना होगा। तो वो रास्ता भी मैं आगे सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। और ये पार्ट बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए इसमें ऐड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको ज़रूर देखें। और सच में जब आप संगम स्थल को पास से देखेंगे तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि जब भी उत्तराखंड की यात्रा की जाए तो देवप्रयाग जरूर पहुँचें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हरिद्वार से देवप्रयाग के रास्ते के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में
और जो प्रयाग है उत्तराखंड की वो भी देख पाएंगे, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश को देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।